हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं द क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 8 के सारे क्वेश्चंस। ऑल आर 2 मार्क क्वेश्चंस। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस मिस आउट कर चुके हो देन डू विजिट द चैनल। यू विल फाइंड ऑल द प्रीवियस वीडियोस ऑन द चैनल। सारे वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, बी इट फॉर इकोनॉमिक्स, बी इट फॉर अकाउंटेंसी, कॉमर्स एंड और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब बटन हिट कर दो ताकि वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए जैसे एक नया वीडियो अपलोड हो। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। Without further ado, let's get started with the video. First question that we have is question number 7. India has been operating on a managed floating exchange rate regime since March 1993. Explain the statement. 1993 मार्च से इंडिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट regime फॉलो कर रहा है। इसको एक्सप्लेन करने कहा गया है। सो देख लेते हैं आंसर। It's a 2 mark answer. Since March 1993, India has been operating under a managed floating exchange rate system. This means that while the exchange rate of the Indian rupee is primarily determined by market forces of supply and demand, the Reserve Bank of India occasionally intervenes to stabilize the currency. So, even after जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, लेकिन आरबीआई भी बीच बीच में इंटरवीन करती है ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखा जाए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें देखने को ना मिले। द आरबीआई में बाई और सेल फॉरेन exchange to prevent excessive volatility and to ensure that the exchange rate remains within the desired limits. Desired limits के अंदर रखने के लिए आरबीआई इंटरवीन करती है। This system provides a balance between allowing market mechanisms to function and maintaining control to avoid extreme fluctuations in the करेंसी वैल्यू। सो इस सिस्टम से क्या होता है दैट एक बैलेंस बना रहता है, मार्केट मैकेनिज्म अपने तरह से काम करता है, और आरबीआई एक कंट्रोल रखती है प्राइसेस के ऊपर, करेंसी वैल्यूज के ऊपर, ताकि एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस ना हो। बहुत ज़्यादा प्राइस घट भी ना जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ भी ना जाए। दिस इज द 2 मार्क्स आंसर। अगर अच्छे से समझ लोगे देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो ताकि अपने वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, and do underline the keywords in your answers. Let's have a look at the next one. 7 Roman 2. List different components of balance of payment on current account and capital account. यहाँ पे components शेयर करने हैं। करंट अकाउंट में है गुड्स विच इज मर्केंडाइज ट्रेड, so export and imports of physical goods. Services, exports and import of services like travel services, banking services, insurance services. Income, earnings on investments, for example, dividends received, interest received, and wages. Current transfers, these are unilateral transfers. Unilateral मतलब एक तरफा, such as remittances, gifts, and grants. So कोई अगर फॉरेन में रहता है, अपने फैमिली को इंडिया में पैसे भेज रहा है, कोई गिफ्ट भेज रहा है, ऑल दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट्स है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, so investments in physical assets like factories and machinery. Then portfolio investment है investments in financial assets like stocks and bonds. Other investments भी है जैसे loans, banking capital and other forms of investment. And reserve assets भी हैं like foreign exchange reserves held by the central bank. All these are capital account components. Let's move on to the next one. Number 8, Roman 1. With the help of a reason, explain why the following are included in calculation of national income. क्यों इन चीज़ों को नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। पहला आइटम है गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करती है उसको नेशनल इनकम में क्यों लिया जाता है। देख लेते हैं रीजन। दीज गुड्स रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो ये जो गवर्नमेंट फ्री गुड्स सप्लाई करती है, इसके पीछे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। सो इवन दो दे आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द रेसिपिएंट्स, their production and distribution incur costs and contribute to the overall economic activity. इन गुड्स की प्रोडक्शन में कॉस्ट जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट जाता है, एंड ये ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। सो इंक्लूडिंग दीज गुड्स ensures that the national income accounts reflect the full scope of government spending
एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। सो इनको इंक्लूड करना ज़रूरी है ताकि नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट कर सके गवर्नमेंट स्पेंडिंग के पूरे स्कोप को, और उसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, सब कुछ सही से रिफ्लेक्ट हो सके। पॉइंट नंबर बी है ओन अकाउंट प्रोडक्शन। इसका रीजन देख लेते हैं। दिस इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द सेम हाउस होल्ड सच एज होम ग्रोन फूड और होम बिल्ट शेल्टर्स। घर में ही ग्रो किए हुए फूड्स या फिर खुद के बनाए हुए शेल्टर। सो इंक्लूडिंग ओन अकाउंट प्रोडक्शन इन नेशनल इनकम ensures that the total economic activity is accurately measured even if no monetary transactions occurs. So इनको इंक्लूड करना जरूरी है ताकि अगेन टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्यूरेटली मेजर हो सके, और कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भले ही उसमें ना हो, then also it is included. It reflects the value of production that contributes to the well-being and standard of living of the individual involved. So that national income reflects the value of production that contributes to the well-being. लोगों का well-being और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो इनकम, जो एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, इवन दो कोई मनी एक्सपेंस नहीं हो रहा है, उसको भी सही से रिफ्लेक्ट किया जा सके, इसीलिए इन चीज़ों को नेशनल इनकम में भी इंक्लूड किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8 रोमन 2। आउटलाइन एनी टू प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो है अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को ही लिया जाए कैलकुलेशन में, और इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यूज को एक्सक्लूड किया जाए, सो दैट डबल काउंटिंग ना हो, एंड इससे नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट भी नहीं होगा। सेकंड है एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स। जो ट्रांसफर पेमेंट्स है जैसे पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, गिफ्ट्स, these are also not included because they do not reflect actual production of goods and services. इन पैसे के पेंशन पेमेंट्स हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गया, इनके अगेंस्ट कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए इन ट्रांसफर पेमेंट्स को भी नेशनल इनकम से एक्सक्लूड किया जाता है, so that correct picture is shown for the entire economy. Let's move on to the next question, 8 or Roman 1. Differentiate between personal income and private income. Now, when 2 mark question with at least 2 points is to be covered, you can pick up any two from here and answer accordingly. Definition है personal income का, ये total income है which is received by individuals or households from all sources before personal taxes are paid. So household या फिर इंडिविजुअल जो इनकम अर्न कर रही है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर पेइंग एनी पर्सनल टैक्सेस, ये हो गया पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम क्या है? द टोटल इनकम अर्न बाय द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग हाउसहोल्ड्स एंड प्राइवेट बिजनेसेस फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर टैक्सेस। सो प्राइवेट सेक्टर का पूरा इनकम, हाउस होल्ड भी आ गया इसमें, प्राइवेट बिजनेसेस भी आ गए, दैट इज प्राइवेट इनकम। कंपोनेंट्स क्या क्या है पर्सनल इनकम में? wages, salaries, bonuses, rental income, interest, dividend, transfer payments like pensions and social security and other earnings. Private income के components हैं national income like net domestic product at factor cost, net factor income from abroad, and all current transfers from the government and the rest of the world like remittances. Exclusions क्या क्या हैं? कौन सी चीजें नहीं आती हैं पर्सनल इनकम में? Excludes the undistributed corporate profits and contributions for social insurance like social security taxes. So ये चीजें नहीं आती हैं। प्राइवेट इनकम में कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं आता है और रिटेन अर्निंग्स ऑफ द कॉर्पोरेशन ये भी नहीं आता है। These are the differences. Let's move on to the last question of this video, which is 8 Roman 2. Why are net exports added in the total expenditure in measuring national income by expenditure method? Net exports को क्यों ऐड किया जाता है इन कैलकुलेशन नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड? सबसे पहले समझना है नेट एक्सपोर्ट्स होता क्या है। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एंड दीज आर एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर इन मेजरिंग नेशनल इनकम बिकॉज they represent the value of goods and services produced domestically that are consumed abroad. Export हुआ minus the value of goods and services produced abroad and consumed domestically, which is imports. So export दिखाता है उन values को goods and services के
जो हमारी होम कंट्री में बना है और जो बाहर लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए पेमेंट कर रहे हैं। और इंपोर्ट दिखाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बाहर बने हैं और जो डोमेस्टिकली कंज्यूम हो रहे हैं। दिस ensures that the calculation reflects the total value of domestic products। ना हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे फोकस करना है, इसीलिए हम वो प्रोडक्ट को एक्सक्लूड कर देंगे जो किसी और कंट्री में बने हैं। And that is why imports are subtracted. Export represents domestic production consumed by foreign markets, contributing to national income। तो इससे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सपोर्ट, क्योंकि ये सारी चीजें कंट्री में बनी हैं। इम्पोर्ट रिप्रेजेंट्स फॉरेन प्रोडक्शन कंज्यूम डोमेस्टिकली। फॉरेन प्रोडक्शन है, डोमेस्टिकली कंज्यूम हो रहा है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं हुआ, इसीलिए विच नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड टू अवॉइड ओवर एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम। ये सारे आंसर्स थे 2 मार्क्स क्वेश्चन। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन टू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। स्टे ट्यून फॉर मोर, ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल, नॉट ओनली जस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।